क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड बी आपको बताना है एट द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ बी कैरिंग अ करंट आई। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की साइड और विड्थ आपको दे रखी है, लेंथ और विड्थ। लेंथ है एल और विड्थ जो है इसकी बी के बराबर है और इसमें करंट जो है कैरी होता है आई के बराबर। करंट यहाँ पे कैरी हो रहा है आई 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 और आई, इस तरीके से करंट यहां पे कैरी हो रहा है। आपको बताना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है यहाँ पे कितना होगा। तो पहली बात तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी वायर्स यहाँ पे हैं, 4 वायर से मिलकर बनाए रेक्टेंगल, इन चारों वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बिल्कुल समान होगी क्योंकि इनका जो सेंस है वो एक जैसा सेंस है। आप ये चेक भी कर सकते हैं कि इस वायर की वजह से अंदर की तरफ, इस वायर की वजह से अंदर की तरफ, इस वायर की वजह से अंदर की तरफ और इस वायर की वजह से अंदर की तरफ। तो ऐसे हाथ को यदि आप रोटेट करा दें तो आपको डायरेक्शन सारे वायर्स की वजह से अंदर की तरफ मिल जाएगी। तो मैं इन वायर्स को यदि मैं नाम दे देता हूं, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, वायर नंबर 4, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो होने वाला है आपका B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो वायर है, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2, ये बिल्कुल आइडेंटिकल रखे हुए हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगा। सिमिलरली ये जो वायर है और ये जो वायर है ये आइडेंटिकल तरीके से रखे हुए हैं, पोजीशनड है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां दोनों बराबर होंगे। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स B1 प्लस B3। ये आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 2 टाइम्स। ऐसे और भी क्वेश्चंस में किया जा सकता था पहले। तो ये जो डिस्टेंस है मुझे मालूम है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये B/2 के बराबर है, B/2 के बराबर है। और इस एंगल की यदि बात की जाए, ये एंगल की यदि बात की जाए, एंगल जो है ये मान लीजिए अल्फा के बराबर है, ये एंगल भी अल्फा के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे B1 की वैल्यू लिख सकता हूँ, कितनी होगी, μ0/4 पाई I/B/2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा प्लस इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यदि हम लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है, L/2 के बराबर है। ये एंगल में मान लेता हूं बीटा के बराबर है, ये एंगल भी कितना होगा, बीटा के बराबर। तो आपको मिल जाएगा μ0/4 पाई 2I/L और आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन बीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज पुट करनी है और तो सब ऑलरेडी रेडीमेड है। तो यहाँ पे μ0/4 पाई और यहाँ पे आप क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2 और 2 4 और 2 8, बाहर आ जाएगा आपके पास 8I और नीचे B और L दोनों में अलग है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा अंदर साइन अल्फा बाय B प्लस साइन बीटा बाय L। ये आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। अब साइन अल्फा की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। साइन अल्फा की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो आप देख सकते हैं कि इसके सामने ये वाली साइड्स आपको पता है L/2 और ये वाली साइड हाइपोटेनस जो है आप निकाल सकते हैं L²/4 प्लस B²/4। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है, दैट L/2 डिवाइडेड बाय दिस। तो यहां से आप लिख देंगे L/2 डिवाइडेड बाय √L²/4 प्लस B²/4। ठीक, सिमिलरली आप साइन बीटा बाय L भी लिख सकते हैं। साइन बीटा आपको यदि लिखना है तो इस ट्राइंगल में आप पहले निकालिए ये वाली साइड, ये कितनी है आपके पास B/2, ये B/2 है, ये L/2 है, तो कितना आ जाएगा, ये L²/4 प्लस B²/4 का अंडर रूट। और यहां से आप साइन बीटा लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं इसे। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से B/2L और अंडर रूट में L²/4 प्लस B²/4। ठीक, B²/4, समझ गए। अब बाहर जो लिखा है वो एज इट इज लिखा रहने दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें दिया है कि एक रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास और जिसकी साइड्स जो है, नंबर ऑफ साइड्स n के बराबर हैं और इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग अ वायर ऑफ टोटल लेंथ 2πr। एक 2πr टोटल लेंथ के वायर को हमने एक पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया है। पॉलीगन की जो साइड है n के बराबर है।
तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन। तो उस पॉलीगन के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉलीगन बना देता हूँ, पॉलीगन पॉलीगन पॉलीगन, ये हमने पॉलीगन बना दिया यहाँ पे, ठीक। इसकी साइड जो है n के बराबर है, तो मैं यदि एक साइड को मान लेता हूं l के बराबर है, यदि एक साइड l के बराबर है तो l इंटू n, ये लिख सकता हूं मैं 2 पाई r, इक्वेशन नंबर 1। ये याद रखें कि मैंने लेंथ बराबर लेंथ कर दिया है, टोटल लेंथ ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ द वायर जिससे बना है। अब ये l है, ये सेंटर है, तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कि यहां से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लिया x के बराबर है, ये एंगल जो है पूरा एंगल, ये मैंने थीटा और थीटा मान लिया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉलीगन की जो साइड्स होती हैं उनके द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल जो होता है वो 2 पाई बाय n के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं टोटल एंगल जो 2 थीटा है, 2 थीटा इज नथिंग बट 2 पाई बाय n, 2 पाई बाय n। सो 2 से 2 चला गया, थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है पाई बाय n के बराबर। और आप देख सकते हैं क्योंकि करंट इसमें इस तरीके से बह रहा होगा, करंट इसमें इस तरीके से बह रहा होगा, और करंट के सेंस को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इन सारे छोटे छोटे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ होगा। जितने भी वायर्स इस पॉलीगन में हैं उन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबका जुड़ता चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेगुलर पॉलीगन है, भले ही चाहे कितनी भी साइड्स हों, इसका मतलब ये साइड्स जो हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल तरीके से रखी हुई हैं। इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है थीटा और डिस्टेंसेस का, यही इन सारी साइड्स की वजह से होने वाला है। ये सारी की सारी जो साइड्स हैं ये x डिस्टेंस दूर होंगी और सब की सब जो है 2 थीटा के बराबर एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पर। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन वायर। तो आप यहां लिख सकते हैं n इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय x, और यहां लिखेंगे आप साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। ये आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाने वाला है। अब सारी वैल्यू जो है आप पुट करके देखिए, इस ट्राइंगल से मैं लिख सकता हूँ, ये जो आपके पास छोटा ट्राइंगल है, ये जो छोटा ट्राइंगल है इसमें क्या है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस x है, ये कितनी है l/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ l/2x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है l/2 tan थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से n टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय x, x की वैल्यू है l/2 tan थीटा, l/2 tan थीटा, और अंदर मिलेगा आपको 2 टाइम्स साइन थीटा। अब l की वैल्यू में लिख सकता हूँ 2 पाई r बाय n, 2 पाई r बाय n, 2 पाई r बाय n। l की वैल्यू 2 पाई r बाय n रखूंगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको रिलेशन यहाँ पे मिल जाता है। अब थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, थीटा की जगह रखेंगे आप पाई बाई एन, पाई बाई एन। तो आपको रिजल्ट मिलेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा यहाँ पे एन स्क्वायर, और नीचे मिलेगा आपको पाई आर, पाई स्क्वायर आर, और यहाँ मिलेगा आपको साइन ऑफ पाई बाई एन, और यहाँ पे मिलेगा आपको टेन ऑफ पाई बाई एन, टेन ऑफ पाई बाई एन। ये आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है सेंटर पर सारे पूरे पूरे पॉलीगन की वजह से। अब इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है बाय लेटिंग n टेंडिंग टू इंफिनिटी डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट। अब हमें ये बताना है कि यदि इस एक्सप्रेशन में लिमिट लगा दी जाती है n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए मैं इस एक्सप्रेशन में यदि पाई बाय एन से नीचे डिवाइड कर दूं और पाई बाय एन से मल्टीप्लाई कर दूं दो बार, एक पाई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पाई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन जाएगा। तो बन जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। ये तो है सर, यहाँ आप लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाई एन, और यहाँ लिखेंगे आप 10 ऑफ पाई बाई एन, और नीचे मैंने पाई बाई एन से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने पाई बाई एन से डिवाइड कर दिया, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पाई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से। तो ये टर्म है, ये टर्म है, ये सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर चला गया, तो आपको मिल जाता है म्यू नॉट आई बाय 4 आर, और यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाई एन बाय पाई बाई एन, और यहाँ पे आपको मिलेगा 10 ऑफ पाई बाई एन बाय पाई बाई एन, और यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी।
अब देखिए n की वैल्यू n, यदि मान लीजिए आपके पास कोई टर्म है, लेट्स से x, आपके पास एक टर्म है x नहीं z ले लेते हैं, z इज इक्वल टू पाई बाई n, तो यदि n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो मैं कह सकता हूं पाई बाई n जो है वो टेंडिंग टू जीरो होगा। नीचे इसको इंफिनिटी करेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट कर देंगे तो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा पूरा एक्सप्रेशन, तो मैं कह सकता हूं z जो है वो टेंडिंग टू जीरो करेगा। तो आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं पाई बाई n की जगह z लिख सकते हैं, तो आपको मिलेगा लिमिट z टेंडिंग टू जीरो म्यू नॉट आई बाई 4r, और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन z बाय z, और आपको मिलेगा टेन z बाय z। तो यहाँ पे लिमिट z टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे तो 0 बाई 0 की फॉर्म लग रही है, 0 की बाई 0 फॉर्म मिल रही है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, एक इसका आसान तरीका ये है कि मैं लोपिटल जो रूल है वो लगा सकता हूँ, एल हॉस्पिटल या लोपिटल रूल जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ऊपर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन z का डिफरेंशिएशन cos z और नीचे z का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा cos z डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे आपको मिलेगा 10 का sec स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई बाय 4r। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया लिमिट्स वाला एक मेथड, तो cos 0 कितना होता है 1 के बराबर, तो ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी 1 के बराबर, और sec स्क्वायर z की बात करूं, sec स्क्वायर z ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो आपको आंसर मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r यदि ऐसा है तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है यदि पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं बहुत ज्यादा कर दी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, ईच ऑफ द बैटरी शोन इन द फिगर हैज अ ईएमएफ इक्वल टू 5 वोल्ट, show that the magnetic field B at the point P is 0 for any set of the values of the resistor। तो रेजिस्टर की वैल्यू कुछ भी रख दें, यहाँ पे बैटरी 5 वोल्ट की है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं होगा। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं होने का मतलब क्या है कि इन सारे वायर्स में कोई भी करंट नहीं है, कोई करंट नहीं होगा तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो यही बात हमें यहाँ पे दिखानी है। तो मैं इस पूरे सर्किट में किसी भी एक पॉइंट को ग्राउंडेड कर सकता हूं यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्राउंडेड नहीं किया है इसको, तो मैं इसको ग्राउंडेड मान लेता हूं, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं। यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो माइनस प्लस जाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा आपके पास 10 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ V के बराबर, ये हो जाएगा आपके पास V प्लस 5 और ये हो जाएगा आपके पास V प्लस 5। तो इसका रेजिस्टेंस R में ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ, ठीक है, या एनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ले लेते हैं, R1 R2 R3। तो आप देख सकते हैं बेटा कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा, करंट इसमें जाएगा लेट्स से I1 के बराबर, I3 के बराबर मान लेता हूं, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय R3, इतना करंट जाएगा। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ज्यादा पोटेंशियल कम पोटेंशियल, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा V के बराबर। सो V अपॉन R2 करंट जो है यहां से नीचे आएगा और यहां से करंट कितना जाएगा V अपॉन R1 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं इस वाले वायर में करंट V अपॉन R1 है, इस वाले वायर में V अपॉन R2 है, और यहां से करंट आ रहा है V अपॉन R3। तो मैं इस पॉइंट पर जो है किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं कि एक करंट आ रहा है V अपॉन R1, एक करंट आ रहा है ऊपर से नीचे V अपॉन R2, और एक करंट आ रहा है इस तरफ से V अपॉन R3। तो मैं यहाँ पे यदि जंक्शन रूल लगाता हूँ, किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल करता हूँ कि जंक्शन पे टोटल करंट आने वाला जो है उसका एल्जेब्रिक सम कितना होगा 0 के बराबर, तो आपको मिलेगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो टर्म है नॉन जीरो है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 0 में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से V इज इक्वल्स टू 0। और V की वैल्यू यदि 0 मिल गई तो इसका मतलब ये करंट भी 0, ये करंट भी 0, ये करंट भी 0, सारे करंट 0 हो जाएंगे और V की वैल्यू जो है वो भी 0 के बराबर आपको मिल जाएगी। इसका मतलब इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, चाहे आप R की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, इसका मतलब कोई भी करंट इस पूरे सर्किट में नहीं फ्लो होगा, और इसका मतलब P पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा। ठीक है, यही बात हमको यहाँ पे दिखानी थी। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, करंट फ्लो होता है उसमें 20 एम्पियर के बराबर, और एक दूसरा वायर है वो इक्वल करंट कैरी करता है, प्लेस्ड पैरेलल टू इट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ द सेकंड वायर इज दिस मच न्यूटन, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहाँ पे मैं दो पैरेलल वायर बना देता हूं,
दो पैरेलल वायर्स के बीच का सेपरेशन मैं मान लेता हूं d के बराबर है और इनमें करंट जो है मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है, I सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो मुझे इस वायर की वजह से इसके छोटे से सेक्शन, मान लीजिए L लेंथ का सेक्शन है, इस पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट F अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई D। आपको फोर्स दिया है, ये लेंथ दिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिया है, 2 I1 I2 दिया है, D की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो D की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I स्क्वायर, और आपको मिलेगा नीचे F और ऊपर मिलेगा L। तो ये आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू करंट का स्क्वायर 400 इंटू लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर में रख रहा हूं 10 सेंटीमीटर, और फोर्स कितना लग रहा है जी, फोर्स इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5। सो 10 टू द पावर -5 से, और ये 2 बन गई -7, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो इनके बीच का सेपरेशन है वो 40 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। 3 कोप्लेनर पैरेलल वायर्स हैं, हर एक में करंट 10 एम्पियर के बराबर है, अलोंग द सेम डायरेक्शन are placed with a separation of 5 cm between the consecutive ones. Find the magnitude of magnetic force per unit length acting on the wires. तो इन तीनों वायर्स के ऊपर लगने वाला फोर्स बाकी दोनों की वजह से बताना है आपको कितना होगा। तो 3 वायर्स हैं जी, 3 वायर बना लेता हूं मैं। एक वायर है ऐसा, करंट इसमें I बराबर 10 एम्पियर है। दूसरा वायर भी इसके पास में रखा है जिसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में 10 एम्पियर के बराबर है। तीसरा वायर है यहाँ पे जिसमें करंट I की वैल्यू 10 एम्पियर के बराबर है। ठीक, अब इनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, किन्हीं भी दो के बीच में 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस। तो हमें किसी भी वायर पर यूनिट लेंथ के ऊपर, किसी भी वायर की यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स बताना है। तो मैं वायर्स को नाम दे देता हूं, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वायर नंबर 1 से, कि वायर नंबर 1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर, 1 मीटर लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि इस वायर से इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इस वायर का इससे डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और फोर्स का यदि डायरेक्शन आपको देखना है, जो बहुत जरूरी है इस वाले प्रॉब्लम में, कि ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर या इधर। तो वो देखने के लिए आप क्या करें कि आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें यहां कितना है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इस वायर की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। और आप जानते हैं IL क्रॉस B जो है फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। सो L वेक्टर है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, L क्रॉस B जो है इस तरफ आएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे टोटल फोर्स बताना है कितना होगा। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन वायर नंबर 1 पर यूनिट लेंथ F1 अपॉन L इज इक्वल्स टू, आपको मिल जाएगा दैट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I स्क्वायर डिवाइडेड बाय D2। सारी टर्म जो है कॉमन ले लेंगे, जितनी भी कॉमन आ रही हैं। 2 I स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन D1 प्लस 1 अपॉन D2। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 100, और 1 अपॉन D1 1 अपॉन 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए, प्लस 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, यहां से डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास है 10 अपॉन 100। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास F1 अपॉन L। तो 5 से गया ये 20 टाइम्स, 10 से गया ये 10 टाइम्स, so 30, so 36 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन आपको फोर्स मिलने वाला है वायर नंबर 1 के ऊपर यूनिट लेंथ के ऊपर। F1 अपॉन L की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको इस वायर के ऊपर इतनी। अब बात करें वायर नंबर 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो वायर नंबर 2 के ऊपर ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स ये लगाएंगे।
तो ये दोनों की फोर्सेस बराबर हैं क्योंकि डिस्टेंसेस D1 और D2 बराबर हैं इस वायर से, तो मैं कह सकता हूं इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जो वायर नंबर 1, 2 और 3 के लिए है वही वायर नंबर 3, 2 और 1 के लिए है। तो जितना फोर्स हमने 1 पर देखा था सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पर लगने वाला है F1 और F2। ठीक है, क्योंकि D1 यहां से यहां का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो सेम कैलकुलेशन आपको मिलने वाली है। 6 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन के बराबर फोर्स आपको मिलेगा इस वायर नंबर 3 पर भी। ठीक है, तो 1 और 3 का फोर्स बराबर है और 2 पर फोर्स जो है 0 के बराबर लगेगा। ठीक,